हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित भैया और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद भैया पर। टेली सीखें सीरीज के पिछले वीडियो में मैंने टेली में लेजर्स क्रिएट करना सिखाया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसे जरूर देखें। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको टेली के सारे ग्रुप्स को डिटेल में समझाऊंगा जो कि लेजर क्रिएशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेजर बनाते समय सही ग्रुप्स को चुना जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, अन्यथा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट आपको सही परिणाम नहीं देंगे। ऑप्शंस को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि सभी वीडियोस को आप पूरा अवश्य देखें। आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। यदि आपके कोई डाउट्स या सजेशंस हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि अकाउंटिंग ग्रुप्स एक ही प्रकार के या एक ही स्वभाव के लेजर्स का एक कलेक्शन होता है और लेजर बनाते समय चुने गए ग्रुप से ही टेली को यह जानकारी मिल पाती है कि बनाया गया लेजर खर्चे का है, आय का है, संपत्ति का है या दायित्व का है। आज की इस क्लास में हम प्रत्येक ग्रुप को डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, ग्रुप्स की लिस्ट में पहला ग्रुप है बैंक अकाउंट्स और इस ग्रुप का उपयोग बैंक के करंट एवं सेविंग अकाउंट्स के लेजर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। यदि आपका अपने व्यापार या अपनी फर्म या कंपनी के लिए बैंक में कोई खाता है तो लेजर क्रिएशन के समय नेम फील्ड में आपको उस बैंक का नाम लिखना है जिस बैंक में आपका यह खाता है। आप बैंक के नाम के साथ खाते का टाइप भी लिख सकते हैं, जैसे कि करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। आप चाहें तो साथ में खाता नंबर भी जोड़ सकते हैं। इस ग्रुप के अंतर्गत बनाए गए अकाउंट्स बैलेंस शीट में संपत्ति या असेट्स की साइड दर्शाए जाते हैं। लेजर क्रिएशन से संबंधित अन्य डिटेल्स पिछली क्लास में समझाई जा चुकी हैं। दोस्तों, ग्रुप्स की लिस्ट में अगला ग्रुप है बैंक ओसीसी अकाउंट या बैंक ओडी अकाउंट। कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट के लेजर्स के लिए इस ग्रुप का उपयोग किया जाता है। यदि आपके द्वारा स्टॉक या किसी संपत्ति को बंधक रखकर बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली गई है तो उसके लेजर इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ग्रुप्स की लिस्ट में इसके बाद आता है ब्रांच डिवीजन अकाउंट। कंपनी की शाखाओं या ब्रांचेज, डिविजन्स, सिस्टर कंसर्न्स आदि के लेजर्स बनाने के लिए इस ग्रुप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला ग्रुप है कैपिटल अकाउंट और इस ग्रुप में व्यापारी एवं साझेदारों के पूंजी खाते लिए जाते हैं। यदि हम कंपनी की बात करें तो शेयर कैपिटल अकाउंट इसी ग्रुप में लिया जाता है। पिछली क्लास में इस ग्रुप से संबंधित लेजर बनाने के बारे में डिटेल में बताया गया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देखें। लिस्ट में अगला ग्रुप है कैश इन हैंड। वैसे तो टेली में कंपनी बनाते समय या कंपनी क्रिएशन के समय ही इस ग्रुप के अंतर्गत कैश अकाउंट बना हुआ रहता है और आपको कैश अकाउंट का लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु यदि आपको एक से ज्यादा कैश अकाउंट की आवश्यकता हो तो आप इस ग्रुप के अंतर्गत बना सकते हैं। अगला ग्रुप है करंट एसेट्स। ऐसी चालू संपत्तियों के लेजर जिनके लिए अलग से कोई ग्रुप नहीं बना है इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे एक्रूड या अर्न्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस आदि। दोस्तों, एक्रूड इनकम वह आय होती है जो हमने कमा तो ली है किंतु हमें प्राप्त होना बाकी है। जैसे हमारे मकान में कोई किराए से तो रह चुका है किंतु अभी उसका किराया प्राप्त होना बाकी है, अतः यह हमारी संपत्ति है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वे खर्चे होते हैं जो हमने एडवांस में दे दिए हैं किंतु उनकी सेवाएं अभी हमें प्राप्त नहीं हुई हैं, जैसे एडवांस में दिया गया वेतन। चूंकि अभी सेवाएं प्राप्त होना बाकी है इसलिए यह भी हमारी संपत्ति है। वैसे इसके लिए लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स ग्रुप भी है। दोस्तों, अगला ग्रुप है करंट लायबिलिटीज। ऐसे चालू दायित्व या छोटे दायित्व जो सामान्यतः लंबे समय में न चुकाए जाकर जिनका भुगतान जल्दी ही किया जाना होता है एवं जिनके लिए अलग से कोई ग्रुप नहीं बना है इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनएक्रूड इनकम आदि। दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वे खर्चे होते हैं जिनकी सेवाएं हमने ले ली हैं किंतु उनका भुगतान करना बाकी है, इसलिए ये हमारे दायित्व होते हैं, जैसे बकाया बिजली का बिल या बकाया वेतन आदि। अनएक्रूड इनकम वे आय होती हैं जो हमने कमाई नहीं है किंतु हमें एडवांस में प्राप्त हो गई हैं, जैसे अभी किराएदार हमारे मकान में रहने नहीं आया है किंतु एडवांस किराया दे दिया है, तो यह भी हमारा दायित्व ही है।
लिस्ट में अगला ग्रुप है डिपॉजिट असेट्स। व्यापार या कंपनी द्वारा कराए गए फिक्स्ड डिपॉजिट या अन्य किसी भी प्रकार के किए गए डिपॉजिट इस ग्रुप में आते हैं। जैसे बिजली या टेलीफोन कनेक्शन हेतु संबंधित डिपार्टमेंट में किया गया डिपॉजिट, किसी कंपनी की एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने हेतु किया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट आदि। दोस्तों यहां पर यह बात ध्यान में रखनी है कि इस ग्रुप में हमारे द्वारा दूसरों के पास किए गए डिपॉजिट आते हैं, न कि दूसरों द्वारा हमारे पास किए गए डिपॉजिट। इसके बाद अगला ग्रुप है डायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस डायरेक्ट। व्यापार या कंपनी के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग के प्रत्यक्ष व्यय या डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर इस ग्रुप में आते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट के उत्पादन, उसे खरीदने या गोदाम में रखने जैसे खर्चों के लेजर इस ग्रुप में आते हैं। जैसे मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी, पैकिंग के व्यय, गोडाउन का किराया, माल खरीदने में लगा भाड़ा आदि। इस ग्रुप में बनाए गए लेजर्स व्यापार खाते या ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शाए जाते हैं। लिस्ट में अगला ग्रुप है डायरेक्ट इनकम या इनकम डायरेक्ट। व्यापार या कंपनी की प्रत्यक्ष आय के लेजर इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। जैसे अखबार या न्यूज चैनल की विज्ञापन से होने वाली आय के लेजर, प्रिंटिंग प्रेस का कार्य करने वाली कंपनी के लिए प्रिंटिंग जॉब वर्क करने की आय के लेजर आदि। इस ग्रुप में बनाए गए लेजर्स व्यापार खाते या ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शाए जाते हैं। अगला ग्रुप है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सभी ड्यूटीज या टैक्सेस के लेजर जैसे कि वेट, एक्साइज, सेल्स टैक्स, जीएसटी आदि इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। लिस्ट में अगला ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। ऐसे अप्रत्यक्ष खर्चे जो माल की सेलिंग और व्यापार के प्रबंधन से संबंधित हैं, इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। जैसे कर्मचारियों का वेतन, ऑफिस या दुकान का किराया, दिया गया ब्याज, बट्टा आदि। इस ग्रुप में बनाए गए लेजर्स लाभ हानि खाते या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दर्शाए जाते हैं। दोस्तों यहां पर विशेष रूप से यह बात ध्यान में रखनी है कि ऐसे खर्चे जो सीधे तौर पर माल को खरीदने या उसके उत्पादन से संबंधित हैं, उनके लेजर्स इस ग्रुप में नहीं आते हैं, क्योंकि वे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद लिस्ट में जो ग्रुप है वह है फिक्स्ड एसेट्स। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, किसी व्यापार या कंपनी की सभी स्थायी संपत्तियों के लेजर इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी आदि। अगला ग्रुप है इनडायरेक्ट इनकम या इनकम इनडायरेक्ट। व्यापार या कंपनी की सेल के अलावा सभी अप्रत्यक्ष आय जो कि फर्म या कंपनी की आय का मुख्य स्रोत नहीं होती है, इस ग्रुप के अंतर्गत आती है। जैसे फर्म का व्यापार तो ड्राई फ्रूट विक्रय का है, किंतु ड्राई फ्रूट विक्रय से होने वाली आय के अलावा फर्म या कंपनी को डिस्काउंट, ब्याज, कमीशन, भवन, किराया आदि से भी आय हो रही हो, तो वह आय इनडायरेक्ट इनकम या इनकम इनडायरेक्ट के अंतर्गत आती है। इस ग्रुप में बनाए गए लेजर्स लाभ हानि खाते या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दर्शाए जाते हैं। दोस्तों अभी तक हमने टेली के 28 में से 14 ग्रुप्स को समझ लिया है। यदि किसी ग्रुप के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, हर डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। इसके बाद के 14 ग्रुप्स इसी क्लास के पार्ट 2 में समझाए गए हैं। उसे देखने के लिए वीडियो के बाद दिए गए लिंक पर क्लिक करें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक व शेयर से ही नए वीडियो बनाने का हमारा हौसला बढ़ता है। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकॉन को टैप करना न भूलें, जिससे कि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।